व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो नए महीना नए दिन की स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे महीने ये जोश बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि तभी आप लोग अपनी जिंदगी को, अपने काम को एक सही मुकाम तक पहुंचा पाओगे। अगर बिना जोश के कोई भी काम करोगे ना, काम हो तो जाएगा पर जीने में मजा नहीं आएगा। तो जिंदगी को जीने का अगर मजा लेना है तो हर एक काम को आप लोगों को जोश के साथ में करना है, और जोश के साथ में होश नहीं खोने, होश भी आप लोगों को अपने कंट्रोल में रखने हैं। तो इसलिए आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोड देखेंगे, उसके बाद में आज का हम लोग एक पैटर्न देखेंगे, क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। कुछ चीजें ऐड आप लोगों को आज देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो टाइमिंग वाला इशू था वो यहां पर रिजोल्व कर रहा हूं। अभी फिलहाल इसको 7:30 बजे से पहले रखते हैं, और जैसे ही टाइम और इसी तरीके से पैटर्न में आगे बढ़ेगा तो और जल्दी इसको किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप लोग इसी तरीके से एंजॉय कीजिए। 7:30 है अभी फिलहाल, फिर देखता हूं इसको 7 बजे तक लेकर आते हैं। जैसे जैसे टाइम मैं अपने आप को इसके हिसाब से चेंज करता रहूंगा, आप लोगों को यहां पर चेंज नजर आएगा। तो फिलहाल टाइम जो है 7:30 से पहले डेली आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर देखते हैं जल्दी इसको 7 तक लेकर आएंगे। ओके, यहां पर जो बात की जा रही है, बोली जा रही है कि आप लोगों को अगर देखा जाए आज के डेट में वो टाइम है कि जो बेस्ट है आप लोगों के लिए, आप लोगों को वो करना चाहिए। चाहे वो हेल्थ के बारे में बात करें, चाहे पढ़ाई के बारे में बात करें, चाहे रिलेशनशिप के बारे में बात करें, चाहे अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करें, जो बेस्ट आप लोगों को लगता है आप लोगों के हिसाब से वो आप लोग करना चाहिए। और आप लोगों से बेटर इस बेस्ट को और दूसरा कोई नहीं बता सकता आप लोगों को। आप लोग मेरे से पूछे कि सर मेरे लिए क्या अच्छा है, ये पॉसिबल है ही नहीं है। आप लोगों को खुद ही इस चीज का पता है, और आप लोग उस चीज को बस इग्नोर करते रहते हैं। उस चीज को बस थोड़ा सा इस तरीके से देखते हैं, नहीं यार अभी रहने देते हैं, अभी नहीं करते हैं। उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से चीजों को पोस्टपोन करने वाली आदत की हाथ चलने दें। तो वो चलने वाली टेंडेंसी से आप लोग को बाहर निकलना पड़ेगा, तभी चीजों को आप लोग समझ पाओगे। ओके, एक हल्की सी नजर डालते हैं कोविड-19 के केसेस के ऊपर। टोटल मिलाकर ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड-19 के केस 2,56,14,821 के करीब केस आ चुके हैं। मरने वालों की संख्या 8,54,034 के करीब यहां पर हो चुकी है। जो रिकवर कर चुके हैं, ये काफी इंपोर्टेंट आप लोग देखेगा, ये है टोटल केस, और जो यहां से रिकवर करे हैं वही ये केस 1,79,15,674 के करीब केस यहां पर रिकवर कर चुके हैं। सबसे टॉप पर यूएसए, दूसरे ब्राजील, तीसरे पर है इंडिया पर। लेकिन जिस तरीके से हमारी कंट्री में केस आ रहे हैं डेली 68,000, 69,000, 70,000, तो इस तरीके से वर्ल्ड में हम लोग जल्दी दूसरे नंबर पर आने वाले हैं। फिलहाल हमारी कंट्री में 36 लाख केस है, 39 ब्राजील के अंदर, और 62 जो यहाँ पर लाख केस है यूएसए के अंदर। हमारी कंट्री यहाँ पर तीसरे नंबर पर चल रही है। तो रिकवर 64,000 के करीब लोगों ने रिकवरी की, अच्छी बात है। 818 के करीब लोगों की कल जान गई। टॉप केस में यहाँ पर कल कौन रहा उसके बारे में जानते हैं। सबसे ज्यादा जो केस कल यहां पर देखने को मिले वो थे महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है, फिर यहां पर ये इसी तरीके से जान जाने के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर चल रहा है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। तो इनके बारे में भी आइडिया आप लोग रखिए। अगर इन राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा आप लोगों को प्रोटेक्ट रखना है। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं मैं बेस्ट क्वेश्चन के बारे में। मैं अभी आप लोगों के डिफरेंट चीजें यहां पर कवर करूंगा, जैसे कि कुछ सी हो गए, कुछ स्टेट हो गए, वो सारी चीजें कवर करूंगा। कई सारे बच्चों के द्वारा कई सारे सेशन दिए गए, तो फिलहाल डिफरेंट चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो जो स्टेट है वो अभी आप लोग के बचे हुए हैं, देखते हैं किस किस पोर्शन को कनेक्ट करने वाले कौन कौन से स्टेट है, तो इनके बारे में हम लोग कुछ नजर डालेंगे। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेगा। सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद में मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में इसका आंसर दूंगा, और इसके ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो डिटेल में डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है जीएसटी के बारे में। यूएसए फर्स्ट कंट्री था जिसके द्वारा जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया 1954 में। जीएसटी हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया 101st यानी कि 101 अमेंडमेंट बिल के द्वारा, ये हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जरा सा शब्द आप लोगों का क्वेश्चन खराब कर सकता है, और वो जरा सा शब्द यहां पर मैंने इंट्रोड्यूस किया है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आते आते भी आप लोगों को ये क्वेश्चन ले डूबेगा। तो अटेम्प्ट कीजिए इसको। ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नाइदर 1 nor 2। वीडियो के एंड में आप लोगों को इसका आंसर देखने को मिलेगा। तब तक देख लेते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कर नजर डालते हैं। तो क्या क्या आर्टिकल में बात की जा रही है एक एक कर देखेंगे, और फिर यहां पर आप लोगों को डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। फर्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये प्रशांत भूषण जी के बारे में और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो भी बेसिक्स है उसके बारे में वो हम लोग कवर करेंगे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे। दूसरा जो आर्टिकल है यहाँ पर ये जीएसटी के बारे में बात की जा रही है। बहुत डिटेल में आर्टिकल को डिस्कस करने वाला हूँ। जीएसटी की कंप्लीट बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन कहां से निकल के आया, कैसे कैसे चीजों को फॉलो किया जा रहा है, क्या क्या कवर किया जा रहा है, क्या चीजें कवर नहीं है, जीएसटीएन नेटवर्क क्या है, इस तरीके से जो जीएसटी काउंसिल क्या है, सारी चीजें यहाँ पर कवर करूंगा, ताकि डिटेल में टॉपिक भी आप लोगों का कवर हो जाए।
ये वाला आर्टिकल जो है ये बेसिकली बात कर रहा है एनवायरमेंट के बारे में, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये आर्टिकल है कोविड-19 के बारे में, तो ये कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं, क्या क्या कंडीशन चल रही है। अभी एक डेटा हमारी कंट्री का हमारी कंट्री का नहीं मतलब वर्ल्ड का एक डेटा सामने निकल कर आया जो कि सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो है ये डेटा। अभी यहाँ पर जो डेटा है सामने, इसमें बताया गया कि पेंडेमिक की वजह से किस किस कंट्री के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो हमारी कंट्री की जो एक तरीके से जो ग्रोथ है वो यहां पर -23.9 हो गई है। अगर वर्ल्ड में आप लोग देखिए G7 कंट्री जो कि सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, उनकी आप लोग देखिए जो नेगेटिव में पहुंची है चीजें, और हमारी कंट्री आप लोग देखिए कहां पहुंच गई है। और सारी जो चीजों को एक तरीके से आप लोग नहीं बोलते, सब चीजों का एक तरीके से कर्णधार, सब चीजों को करने वाला पॉजिटिव में चल रहा है अपनी जीडीपी लेकर। तो ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर चाइना जो है 3.2 पॉजिटिव में है, जापान -7.6, यूएसए -9.5 जहां सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं, जर्मनी -10.1, कनाडा -12, इटली -12.4, फ्रांस -13.8, यहां पर है यूके -20.4 और इंडिया है -23.9। ये वही इंडिया है जिसके द्वारा अगर मार्च में आप लोग देखिए इक्का दुक्का केस निकल कर आते थे, और कुछ ही महीनों के चलते जैसे ही लॉकडाउन चला और उसके बाद में जिस तरीके की सिचुएशन गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल की गई, उसका नतीजा हम आन पहुंचा है कि हम लोग वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पेंडेमिक झेलने वाली कंट्री और सबसे ज्यादा इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ने वाली कंट्री में हम सबसे ऊपर बेशुमार, एक तरह सबसे ऊपर शुमार है हमारा नाम। तो यहां से समझ में आता है कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो सिचुएशन को कैसे हैंडल कर चल रही है। और हाँ, गवर्नमेंट से एक बात और ध्यान में आई, यहाँ पर कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें यहाँ पर आज के डेट में जो एग्जाम गवर्नमेंट के द्वारा उनके रिजल्ट जो एक तरीके से प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं, और इसी के साथ में कई सारे फॉर्म भरा रखे हैं, उनके एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं। तो इसी के चलते काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट करने की बात की जा रही है बच्चों के द्वारा, और सारे एजुकेशनल चैनल इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आज के डेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में वो सबसे लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहा है। जो बच्चे हैं वो इसको इस तरीके से झेल रहे हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कंडीशन यहाँ तक आन पहुंचेगी, कि सारे बच्चे जो हैं वो किसी न किसी तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं। तो इसके चलते आप लोग भी इसको सपोर्ट कीजिए, ताकि ये जो प्रोटेस्ट एक चल रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो आप लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें काफी ज्यादा जरूरी है। ये मत देखिएगा एसएससी है, यूपीएससी है, बैंकिंग है या फिर रेलवे है, सबको मिलकर साथ में आना है, तभी यहां पर ये चीजें सक्सेस हो पाएंगी। अगर उसमें आप लोग डिवाइड हो जाएंगे तो फिर इन चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए सबको मिलकर पार्टिसिपेट करना है, और जो भी वीडियोस बनाई जा रही है जिसके भी द्वारा, उनको सबको शेयर कीजिए, क्योंकि आपके ही भविष्य के लिए यहां पर ये आवाज उठाई जा रही है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको अच्छे से सपोर्ट करना, वरना ये सारी चीजें यहीं दब जाएंगी फिर, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस दीजिएगा, ओके। इसी के साथ में यहाँ पर कार्टून है जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, उस कार्टून के साथ में आर्टिकल भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही हैं। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में हम लोग वहां पर जानेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ये है जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, जीएसटी है क्या। आप लोग पहले इसका नाम समझिए। जीएसटी इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स यानी कि जो भी सामान होता है, जैसे कि जो भी आप लोग आइटम बोल सकते हैं, चाहे लैपटॉप ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, ये गुड्स में आता है। अगर सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज होती है, जैसे मैं आप लोगों को टीचिंग कर रहा हूं तो मैं आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, लॉयर के पास जाते हैं सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो इनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक तरीका इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को आप लोग पे नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास में पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए आज के डेट में आप लोग अगर कोई आइटम खरीद कर लेते हैं मोबाइल, तो आप लोग दुकानदार को मोबाइल का पैसा पे करते हैं, पर लेकिन वो पैसा डायरेक्टली यहां पर पहुंच जाता है गवर्नमेंट के पास में। उसके ऊपर जो टैक्स लगता है तो गवर्नमेंट को मिल जाता है जितना उसका टैक्स रहता है। पर लेकिन इनकम टैक्स अगर मैं आप लोगों से बोलूं, इनकम टैक्स आप लोग डायरेक्ट जाकर गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो वो एक तरीका डायरेक्ट टैक्स हो गया। तो जीएसटी जो है यहाँ पर ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो भी हमारी कंट्री में मैक्सिमम है, कुछ को छोड़कर, ये यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया। तो जीएसटी कैसा टैक्स है? एक तरीका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो पहली तो इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये याद रखिएगा। हमारी कंट्री में अगर जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी जो इंट्रोड्यूस किया गया उसको 3 कैटेगरी में यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। पहला बोला गया सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल का जो जीएसटी है, स्टेट का जो जीएसटी है, और तीसरा बोला गया इंटीग्रेट, एक तरीके से दोनों का जो जीएसटी है। तो जो सेंटर का और जो स्टेट का है ये लोकल सेल के ऊपर लगेगा, जो कि विद इन स्टेट होगा, यानी कि सेंटर का जो होगा वो भी स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा और स्टेट का तो स्टेट के अंदर रहेगा। और जब बात करें इंटर के बारे में तो इसका मतलब है कि 2 स्टेटों के बीच में, यानी कि आउटसाइड द स्टेट अगर बात करें आप लोग, तो यहां पर आईजीएसटी आप लोग को लगता हुआ नजर आएगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर काफी बार बन जाता है। एक तो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसको आप लोग एक रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं,
जिस कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कम है और डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है वो कंट्री अच्छी है। क्यों है अच्छी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि अगर आप लोग एक मोबाइल खरीद कर लेकर आते हैं, मोबाइल जो है चाहे आप लोग खरीद लीजिए, चाहे वो मोबाइल जो है कोई बड़ा इंसान खरीदे, कोई अमीर आदमी खरीदे, चाहे एक झुग्गी झोपड़ी वाला खरीदे, तो ये मोबाइल की कॉस्ट जो है वो उतनी ही रहेगी सबके लिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अमीरों के लिए महंगा बेचा जाएगा और गरीबों के लिए सस्ता। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, अगर दूध का पैकेट एक अंबानी पी रहा है, रिक्शा वाला पी रहा है, तो दूध का पैकेट उतने का ही मिलेगा, वो उसमें उनको एक तरीके से ये नहीं बोल सकते कि हाँ इससे ज्यादा पैसे ले लो। तो इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, ये सब पर एक जैसा लगता है। जब डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, अमीरों पर ज्यादा लगता है और गरीबों पर कम लगता है। जैसे कि इनकम टैक्स जितनी ज्यादा सैलरी आप लोगों की बढ़ती चली जाएगी उतना ही ज्यादा टैक्स आप लोगों को ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स के बारे में अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्स मैक्सिमम वो कंट्री जो अमीर कंट्री है, मैक्सिमम वो कंट्री जो सबसे अच्छे जिनके ह्यूमन कैपिटल जो इंडेक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सब जगह डायरेक्ट टैक्स ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा और इनडायरेक्ट काफी कम है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये याद रखिए। दूसरा आगे बढ़ते हैं, अगर जीएसटी के बारे में बात करें तो इसको वस्तु एंड सेवा कर के नाम से जानते हैं। कई सारे बच्चे बोले सर हिंदी में भी चीजों को करो, जैसे क्वेश्चन वाली वीडियो आती है। देखिए वो सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है, पर कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी के शब्द ऐड करूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में, ठीक है। अगर आप लोग रिवीजन भी करें तो उसको समझ पाए, तो इस तरीके से चीजों को हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा कम है पर आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वो इसीलिए है ताकि आप लोग अपने जो भी आप लोगों को डाउट रहते हैं, कंसर्न रहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकें। फ्रांस जो है वर्ल्ड में पहली कंट्री है जहां पे जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया 1954 में, और आज की डेट में 160 से ज्यादा कंट्री ऐसी हैं जो जीएसटी टैक्स को इंप्लीमेंट कर चुकी हैं। इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि रिप्लेस करता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी होगी, वेट हो गया यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स, और सर्विस टैक्स हो गया। तो इस तरीके के बहुत सारे टैक्स को इकट्ठा कर जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया हमारी कंट्री में, और 29 मार्च को यहां पर 2017 में ये पार्लियामेंट में पास किया गया। और हमारी कंट्री में जो जीएसटी डे है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास्ट में भी, और आगे भी बन जाएगा, क्योंकि जीएसटी जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में है। तो जीएसटी डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? 1 जुलाई, 1 जुलाई कब से स्टार्ट किया गया? 2017 से। अब यहां पर एक कंफ्यूजन डालने वाला क्वेश्चन था, मुझे भी याद आ रहा है जब मैं मेंस के लिए टेस्ट सीरीज दे रहा था तो वहां पर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ गया और मुझे यहां पर कंफ्यूजन हो गया इसमें, तो मुझे तब से काफी याद रहता है कई बार इसके बारे में। यहां पर जो होता है बेसिकली एक तो होता है बिल और एक होता है एक्ट। तो एक्ट और बिल के नंबर में कई बार डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बिल होता है वो हमेशा पास नहीं होता है, तो इसलिए बिल का नंबर ज्यादा आप लोगों को नजर आएगा। एक्ट जो होते हैं वो तो एक तरीके से पास होकर बनी गए, तो बिल का नंबर आप लोगों को मैक्सिमम ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जब भी हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है तो बिल का नंबर हमेशा ज्यादा रहेगा, एक्ट का नंबर कम रहेगा। ये एक बेसिक चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया तो 122 यानी कि 122वां ये हमारी कंट्री में बिल ऐड किया गया, और 101वां हमारी कंट्री में संविधान में संशोधन किया गया जब यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी को। तो ये कंफ्यूजन में नहीं आना है आप लोगों को, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देकर जरा सी देर में कंफ्यूजन में डालकर क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा आप लोगों का। तो ये माइंड में आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो जीएसटी के बारे में बात की जाए तो जीएसटी हमारी कंट्री में 101वां संविधान में संशोधन अमेंडमेंट किया गया, तब जाकर जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, और 122वां बिल था ये, ठीक है। तो बिल और जो अमेंडमेंट एक्ट है दोनों में डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है और याद होना चाहिए। इसी के साथ में यहां पर बात करें कौन कौन से टैक्स स्लैब हैं, यानी कि टैक्स का स्ट्रक्चर क्या क्या रखा गया है। तो 0% लगता है, यानी कि कुछ एरिया ऐसे जहां पर टैक्स नहीं लगता है, कुछ पर 5% लगता है, कुछ पर 12, कुछ पर 18 और कुछ पर 28% के करीब टैक्स लगता है। हालांकि जब से जीएसटी नहीं था हमारी कंट्री में लगभग जो टैक्स लगता था वो 26% के करीब टैक्स लगता था। बोला गया था जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के बाद में लगभग 18% के करीब टैक्स आ जाएगा, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिस तरीके से टैक्स को डिवाइड किया जाना था एक तरीके से हमारे जैसे कंट्री में, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई। इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू काफी कम हो जाता, तो इसलिए ये स्लैब यहां पर डिवाइड कर दी। वरना बोला गया था कि एक कंट्री में एक टैक्स होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, वो क्रिटिसिज्म किया जाता है जब इसको क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो तब यहां पर ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। इसी के साथ में पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, एल्कोहल हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या हो गया, जैसे कि आप लोगों का डीजल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, तो ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं।
तो इनके ऊपर आज के डेट में जीएसटी नहीं लगता है। ये इसीलिए हर एक राज्य में आप लोगों को जो पेट्रोल का प्राइस है, डीजल का प्राइस है, अलग अलग नजर आएगा। अल्कोहल एक ऐसा मात्र साधन बन गया है, शराब जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है और गवर्नमेंट सोचती है काफी अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। इसीलिए जैसे कोविड-19 आप लोगों ने देखा खत्म हुआ, सबसे पहले जो एक तरीके से जो लॉकडाउन खत्म हुआ, सबसे पहले ये शराब की दुकान खोली गई और इनके ऊपर टैक्स भी दबाकर लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेती है यहाँ पर गवर्नमेंट। तीसरा नंबर का हो गया इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, ये भी इसकी कैटेगरी में नहीं आता है। बाकी 0.25% जो है ये प्रीसियस जो एक तरीके से और सेमी प्रीसियस जो मेटल है यानी हीरे जवाहरात हो गए, इनके ऊपर लगाया जाता है एक्स्ट्रा एक स्पेशल रेट। इसी के साथ में 3% गोल्ड के ऊपर एक्स्ट्रा लगाया जाता है, इसीलिए गोल्ड की कीमत आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी। तो रीजन क्या है, गवर्नमेंट जो है काफी अच्छा टैक्स यहां पर वसूलती है, इसीलिए आप लोगों को पेट्रोलियम जैसे कि डीजल के प्राइस है, पेट्रोल के प्राइस हैं, वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आज की डेट में भी काफी लार्ज स्केल पर, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और जनता से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा माना जा रहा है। एक सेस लगता है, सेस का नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। यानी कि मान लीजिए आप लोग 10% टैक्स देते हैं अगर इनकम टैक्स के अंदर में, तो आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि 1% सेस देना है, जो कि एक एजुकेशनल सेस होगा, यानी कि एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए 1% एक्स्ट्रा देना है, इसके ऊपर आप लोगों को जो टैक्स पे कर रहे हैं। इसी के साथ में एक तरीके से आप लोग ये याद रखिएगा, जो सेस होता है वो हमेशा एक टारगेटेड होता है, एजुकेशन के लिए हो गया, इन्वायरमेंट के लिए हो गया, तो इस तरीके से उसका नाम ऐड किया जाता है कि एजुकेशन सेस है, इन्वायरमेंट सेस है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी उसको यूज कर लेंगे, तो सेस जिसके नाम पर लिया जाएगा वहीं पर ही उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो टैक्स ऑन टैक्स होता है सेस, ठीक है। आज की डेट में कहां पर लगता है, लग्जरी कार जो महंगी महंगी गाड़ियां ले रहे हैं, इसी के साथ में जो टबैको प्रोडक्ट है उनके ऊपर लगाया जाता है। ये टैक्स का जो भी लेखा जोखा होता है वो जीएसटीएन नेटवर्क जो है यानी कि गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क पर इकट्ठा किया जाता है, जो कि इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, इसी के साथ में यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क, जिसका नाम बेसिकली यहां पर मेंटेन किया जाता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, इनके द्वारा यहां पर इसको तैयार किया गया। और इसी के साथ में आज के डेट में यहां पर 50% गवर्नमेंट सेंट्रल और 50% स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। पहले यहां पर HDFC ये इसी के साथ में कई सारी और भी एजेंसीज मिलकर यहां पर काम कर रही थी, जो कि इसको मेंटेन करती थी, पर ये अभी फिलहाल जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में कंप्लीटली आ गया है। एक और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, यह है जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल यहां पर मेन बॉडी है जो जीएसटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, इसकी जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, ये होते हैं हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि आज के दिन में निर्मला सीतारमण जी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी मीटिंग होने के लिए मिनिमम कोरम होना चाहिए, यानी कि जितने मेंबर है उसके 50% मेंबर वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी इसकी मीटिंग हो पाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कोरम कितना होता है, 50% मेंबर, तो 50% मेंबर आने जरूरी है मीटिंग के अंदर अगर मीटिंग स्टार्ट करनी है तो। इसी के साथ में अगर यहां पर डिसीजन लिया जाएगा, तो यहां पर जो डिसीजन लिया जाएगा, अप्रूवल कुछ भी किया जाएगा, टैक्स का बढ़ाना है घटाना है, तो 3/4 मेंबर जो हैं उनका डिसीजन रहेगा, अप्रूवल किया जाएगा मेजोरिटी के साथ में। तो एक तरीके से आप लोग ये समझिए, यूनियन मिनिस्टर जो स्टेट है रेवेन्यू के वो सारे देखने को मिलेंगे, तो यहां पर उनका है 1/3 वोटिंग, और यहां पर जो स्टेट के जो भी मिनिस्टर है यहां पर उनका 2/3, यानी कि स्टेट को ज्यादा पावर दे रखी है। जब स्टेट को ज्यादा पावर दे रखी है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर डिसीजन मेकिंग में अगर कोई भी चेंज करना है, जीएसटी बढ़ाना है, जीएसटी घटाना है, तो स्टेट के हाथ में ज्यादा पावर है। अब स्टेट के हाथ में ज्यादा पावर है तो स्टेट डिसाइड करेगा कि यहां पर क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी है। पर दिक्कत क्या रहती है, सेंटर डिसाइड करता है, फिर भी वो कैसे, क्योंकि जो स्टेट है उनमें कई सारे में वही गवर्नमेंट रहती है जो सेंटर की गवर्नमेंट है। यानी कि जैसे मान लीजिए सेंटर जैसे बीजेपी में, मान के लीजिए बीजेपी जैसे सेंटर में है, तो कई सारे राज्य में भी बीजेपी है। अब यहां पर जो सेंटर बोलेगा राज्य को वही करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एक तरह से हाई कमांड है सेंटर पे। तो इसलिए ये होता है कि मैक्सिमम यहां पर सेंटर की ही चलती रहती है, दोनों जगह एक ही गवर्नमेंट रहती है। हाँ, अगर दोनों जगह अलग अलग गवर्नमेंट हो जाए फिर सेंटर को घुटने टेकने पड़ जाते हैं। तो ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी कंट्री में देखिए क्या चल रहा है, हमारी कंट्री में चल रहा है कोरोना, ठीक है। क्या चल रहा है, कोरोना। तो कोरोना चल रहा है, तो इस टाइम पर सेंटर और स्टेट जो है दोनों की खस्ता हालत हो रखी है। गुड्स और सर्विस जो टैक्स थे यहाँ पर वो काफी कम इकट्ठा कर पा रहे हैं, जितना सोचा गया था उतना इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी ये बोला गया था कि अगर कोई भी टैक्स में कमी आती है आने वाले टाइम में, स्टेट को लगता है कि ये टैक्स ज्वाइन करने से गुड्स और सर्विस उसको कोई दिक्कत रहेगी, तो गैप को फिल किया जाएगा और 14% ईयर के बेस पर बोला गया था कि 5 साल तक यहां पर इसको कवर किया जाएगा। पर लेकिन फिलहाल अभी सेंटर के द्वारा हाथ उठा लिए गए हैं, और यहां पर हमारी कंट्री की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा बोला गया है कि जो पेंडेमिक यहां पर है अभी, जीएसटी जो यहां पर अभी ये कोरोना वायरस देखने को मिल रहा है, ये एक्ट ऑफ गॉड इसको बोल दिया गया है। एक्ट ऑफ गॉड बोला गया है इसको हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और बोला गया है कि आरबीआई से उधार ले लीजिए, जो राज्य हैं हम लोग उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, या तो वो आरबीआई से उधार ले लो या फिर वो आरबीआई की हेल्प से किसी से उधार ले लो।
तो कहने का मतलब यह है कि अपना पल्ला झाड़ दिया इन्होंने बोला कि हम लोग आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहां पर राइटर के द्वारा। राइटर ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सेंटर जो है उसके पास में पूरे हक है, पूरे राइट है, सिचुएशन को टैकल करने के लिए पूरी पावर भी है, और वो राज्य को छोड़ दे रही है उनके सारे, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। तो पेंडेमिक जो है, जो रिसेशन है, इनकी महामारी है, जो मंदी है, ये काफी खतरनाक इंपैक्ट डाल रही है आज के डेट में टैक्स के स्ट्रक्चर पर। सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स का कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लोगों के पास में जॉब नहीं है, तो इंडायरेक्ट टैक्स कौन देगा। पहले बहुत सारी चीजें खरीदी जाती थी, कोई मोबाइल खरीद रहा है, कोई टीवी खरीद रहा है, स्कूटर खरीद रहा है, मोटरसाइकिल खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है। आज की डेट में अपना घर चलाने के पैसे लोगों के पास में ढंग से नहीं है, वो ये कहां से खरीदेंगे। तो इंडायरेक्ट टैक्स भी काफी लार्ज स्केल पर कम आ रहे हैं। तो जो स्टेट और जो यहाँ पर बेसिकली सेंटर के पास में पैसा जो है काफी कम है, और स्टेट को सारी प्रॉब्लम यहाँ पर मैक्सिमम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि एंड पे जो बैठा है वो स्टेट बैठा है। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी है। जो रिवेन्यू का जो कमी आ रही थी सेंटर के द्वारा, बोला गया था कि भैया हम पूर्ति करेंगे, अब सेंटर ने धोखा दे दिया, तो बेवफा निकल गया सेंटर स्टेट के चलते। पहले तो बोलता था मिलकर चलेंगे, फिर यहाँ पर अब यहाँ पर स्टेट बोल रहे हैं कि जो स्टेट बोल रहे हैं कि एक बेवफा है, तो यहाँ पर सेंटर जो है वो बेवफा निकल गया, क्योंकि वो इसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये सही तरीका यहाँ पर नहीं है। वरना अगर ढंग से आप लोग देखें, सेंटर के हाथ में कई सारी पावर है, जैसे कि जबकि स्टेट के हाथ में कोई मैक्सिमम आप लोगों को विकल्प देखने को नहीं मिलेगा। सेंटर के हाथ में ये सोवरेन बॉन्ड ला देते हैं, डॉलर या फिर रुपए की फॉर्म में पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। आरबीआई से पैसा मिलता है इनको काफी लार्ज स्केल पर, उसका भी यूज कर सकते हैं। सेंटर जो है यहाँ पर एक तरीके से लोअर रेट पर बोरोइंग कर सकते हैं, यानी कि उधारी ले सकता है, वो भी कम रेट पर, जो कि स्टेट के हाथ में पावर नहीं है। इसी के साथ में पब्लिक सेक्टर के थ्रू बोरोइंग कर सकता है सेंटर जो है, वो भी स्टेट के हाथ में पावर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है, अगर आज के में आप लोग बात करें, तो मैक्रो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए सेंटर के डोमेन में ये सारी चीजें आती हैं। तो सेंटर यहां पर फिस्कल स्टिमुलस करना चाहिए सेंटर को, तो सेंटर वो भी नहीं कर रहा है, ये भी एक गलत बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे, तो पेंडेमिक को कैसे टैकल किया जाएगा। तो ये तो स्टेट के ऊपर ही डाल के छोड़ दिया कि भैया तुम देख लो, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। तो इस तरीके से ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला जाता है, उसका एक सही उदाहरण यहां पर नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? संघवाद का ढांचा, मिलकर काम करेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। पर लेकिन ये दोस्ती बार बार टूटती हुई आप लोगों को नजर आती है। यहाँ पर जब भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो दोस्ती क्या, जब दिक्कत में एक दूसरे का साथ नहीं दे, तो ये दोस्ती यहाँ पर टूट जाती है, जब यहाँ पर ऐसी कंडीशन बनती है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर किसी को पहचानना है ना, तो बुरे वक्त में पहचानो, आप लोगों को पता चल जाएगा कौन आप लोगों का सच्चा मित्र है। यहाँ पर तो फेडरलिज्म का बेसिक फंडा यही है कि कुछ तो दोनों के अलग अलग एरिया रहेंगे, कुछ शेयर यानी कि कॉन्करेंट पावर रहेगी। जैसे हमारे संविधान में जाते हैं ना, 7वां शेड्यूल है, 3 लिस्ट है वहां पर, सेंट्रल लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया और कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। तो तीनों अपना अपना काम करते हैं मिलकर। तो ये बेसिक फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक बात और आप लोगों को बोलूं, जब भी मैं यहाँ पर कोई पॉलिटिका इस तरीके का सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूँ, जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया, ये सेंटर में 7 शेड्यूल, ये 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हो गई, तुरंत जाकर पॉलिटिका वो लेक्चर आप लोग रिवाइज कर लिया कीजिए। 180 से ज्यादा पॉलिटिकल लेक्चर आप लोगों को दे रखे हैं, तो तुरंत उनको जाकर रिवाइज कीजिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर भी अलग से लेक्चर मैंने वहां पर बना रखा है, तो इसके बारे में यहां पर ये बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बताने की कोशिश की जा रही है, उसको भी समझ लेते हैं। अभी तो हम लोग यहां पर बात करें सेंटर और स्टेट के बारे में। जो 3rd टियर सिस्टम है उसके बारे में कौन बात करेगा? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था लगभग 28 साल पहले 1992 में। 1992 में यहां पर जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 73rd तो हमारी कंट्री में पंचायत आई निकलकर, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया तो हमारी कंट्री में म्युनिसिपैलिटी आई निकलकर। तो पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी जब हमारी कंट्री में लाई गई, तो उनके पास में कुछ पावर दी गई, तो उनको फंड देने की बात की गई, उनके फंक्शन और फंक्शनरी की बात की गई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा भी होगा, कहां पर वो बैठेंगे, एक ऑफिस होना चाहिए उनके लिए, प्रॉपर वे में वहां पर लाइटिंग होनी चाहिए, इसी के साथ में एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट वहां पर होना चाहिए। वो सब कैसे होगा? जब उनको पैसा मिलेगा। तो सेंटर जो स्टेट को तो पैसा दे नहीं रहा है, राज्य तक कैसे पैसा जो म्युनिसिपैलिटी या फिर पंचायत तक कैसे पैसा पहुंचेगा? तो ये भी काफी जरूरी है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर सेंटर की और स्टेट गवर्नमेंट की, कि अर्बनाइजेशन और जो डिसेंट्रलाइजेशन जो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, जो भी यहाँ पर नीचे लेवल पर काम करने वाली गवर्नमेंट है, तो यानी कि जो हमारी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी है, तो उनके बारे में भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा। और लगभग 2% के करीब आप लोग यहाँ पर इन तक पैसा पहुंचाना चाहिए, ताकि सिचुएशन को ये टैकल कर सके। पंचायत, डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी जो है, उनको रेस्पेक्टिव स्टेट फाइनेंस के द्वारा पैसा दिया जाता है, पर लेकिन स्टेट को खुद पैसा नहीं मिल रहा है, तो वहां तक पैसा कैसे पहुंचेगा? तो ये सोचने वाली बात है। इसी के साथ में जीएसटी के टैक्स के बारे में बात करें,
तो उसके बारे में उसको लिंक करना चाहिए गवर्नेंस के साथ में और इसी के साथ में गवर्नमेंट के साथ में। देखिए जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा ना, इसका मतलब ये है कि जनता सही तरीके से चीजों को एंजॉय कर रही है, सबके पास में जॉब है, सैलरी है, अच्छा सामान खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास में टैक्स जा रहा है। टैक्स आता कहां से? जनता का ही तो पैसा है। गवर्नमेंट थोड़ी ना यहाँ पर मुर्गी के अंडे कि सोने के अंडे से रही है और उससे पैसा निकाल रही है, जनता का पैसा है बेसिकली। और आजकल में दावे बैठे हैं, जैसे पीएम केयर फंड के बारे में बात कर ले, कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है कि पैसा कहां से और कहां पे निकल गया। तो ये सारे तरीके जो चल रहे हैं फिलहाल आज के डेट में, ये सही डायरेक्शन में यहां पर नहीं चल रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट हम लोगों को चलानी थी और किस डायरेक्शन में यहां पर चल रही है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछा था उसका भी आंसर अब आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर ये बात कर रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। अभी यहां पर हमारी कंट्री में जो सुप्रीम कोर्ट है, प्रशांत भूषण साहब के ऊपर यहां पर इनके द्वारा चार्ज लगाए गए हैं। चार्ज क्या क्या है पहले आप लोग वो समझ लीजिए, और फिर क्यों लगाए हैं फिर वो समझाता हूं। यहां पर इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है 1 रुपए की, काफी कम, यानी कि 1 रुपया इनको देना है पेनल्टी के तौर पर। इसी के साथ में बोला गया 3 मंथ के लिए इनको इम्प्रिजन की बात की जा रही है, यानी कि प्रिजन टर्म की बात की जा रही है, जेल के लिए। इसी के साथ में यहां पर बोला जा रहा है कि 3 ईयर तक इनको जो लीगल प्रैक्टिस है उससे डिबार्ड किया जाता है, इनके सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये भी कुछ बातें बोली जा रही है, जो कि बोला जा रहा है कि कोर्ट की एक डार्क साइड यहां पर इनटॉलरेंस साइड देखने को मिल रही है। यानी कि तो बिल्कुल वही हो गया, पुराने टाइम में राजा रजवाड़े होते थे, अगर उनके खिलाफ किसी ने एक शब्द बोल दिया तो वो उसको एक तरीके से सहन नहीं कर पाते थे। और यहां पर कई बार ऐसे आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं मैं आप लोग कंडीशन यहां पर क्या है, आखिर सिचुएशन यहां तक आन कैसे पहुंची। 2 ट्वीट किए गए प्रशांत भूषण साहब के द्वारा। पहला ट्वीट किया गया यहां पर हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50 लाख की बाइक चला रहे थे, बीजेपी के लीडर की वो बाइक थी। तो इनके द्वारा जो बाइक चलाई जा रही थी, ना तो ये हेलमेट लगा रखा था और ना ही मास्क लगा रखा था। तो पहला तो कमेंट यहां पर इसी के ऊपर किया गया कि आप लोग जनता के लिए जब आप लोग रूल और रेगुलेशन बनाते हैं तो वो रूल और रेगुलेशन आपके ऊपर यहां पर क्यों नहीं इंप्लीमेंट होते हैं, ये बात बोली गई। दूसरे में यहां पर ये बोला गया था कि अगर पिछले 6 साल की हम लोग बात करें, हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो चुकी है, एक इमरजेंसी वाली कंडीशन बनी हुई है बिना इमरजेंसी लगे हुए भी। तो इस तरीके से बोला गया, और इनमें 4 जो पास्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका काफी बड़ा रोल है। तो ये कमेंट जब इनके द्वारा किया गया तो यहां पर ये कमेंट काफी वायरल हुआ, और यहां पर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू कर दिया यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके खिलाफ। तो उसी के बारे में यहां पर आर्टिकल है। तो सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए इसका बेसिक, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है निकल कर, ठीक है। इंग्लैंड में यानी कि यूके में पुराने टाइम पर राजा रजवाड़े हुआ करते थे, तो उनको ये लगता था भैया कि तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ ना बोल दे, अगर कोई कुछ बोल दे तो उठा के उसका सर कलम कर दिया, वो सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती थी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसका वहां से निकल कर आया, ताकि जो राजा है वो अपनी पावर को बिना किसी इंटरफेरेंस के आराम से एंजॉय कर सके। बाद में अगर अपनी कंट्री में बात करें, हमारी कंट्री में जो चीजें देखने को मिली, तो पहले तो संविधान में यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रिंसली स्टेट जो है वो भी यहां पर इसको यूज करते थे, जब हमारी कंट्री के खुद के राजा रजवाड़े होते थे उनके द्वारा भी इसको यूज किया गया। एक तरीके से इसको नेगेटिव तरीके से भी देखा जाता है कि इसका कई बार गलत इस्तेमाल किया जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्री स्पीच के खिलाफ भी इसको यूज किया जाता है। हमारे संविधान में 2 आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आर्टिकल 129 जो है यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है यहाँ पर कंटेम्प्ट करने के लिए पनिश कर सकते हैं यहाँ पर ये। आर्टिकल 215 जो है यहाँ पर ये हाई कोर्ट के हाथ में पावर देता है, और नीचे वाले कोर्ट की पावर भी यहाँ पर हाई कोर्ट के हाथ में रहती है, अगर कोई कंटेम्प्ट कोई इस तरीके का चार्ज इशू करना है तो। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया हमारी कंट्री में 1971 में। तो यहाँ पर 1971 में जो स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, उसके चलते हमारी कंट्री में ये पर्टिकुलर एक स्टैट्यूटरी यानी कि लॉ के थ्रू हमारी कंट्री में इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आर्टिकल कौन से याद करने हैं, इतने सारे आर्टिकल कैसे रटेंगे। तो देखिए ये आर्टिकल याद नहीं करने आप लोगों को, पिछले कुछ दिनों से अगर आप लोग लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो कई बार तो मैं ही खुद आप लोगों को ये आर्टिकल के बारे में बता चुका हूं। तो ये तो आप लोगों को अब याद हो जानी चाहिए इस तरीके से, अगर लेक्चर आप लोग ढंग से सुन रहे हैं तो ये चीजें आराम आराम से आप लोगों को याद हो जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक बार आप लोग लेक्चर सुन लिया, ठीक है, उसके बाद में आप लोगों ने रिविजन कर लिया, 1-2 बार आप लोगों ने, फिर 1-2 बार मैं इसको फिर लेक्चर के अंदर रिपीट कर दूंगा जब नए नए आर्टिकल आएंगे। तो इस तरीके से चीजें जो है, मान लीजिए पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चलते पहले क्या किया, प्रशांत भूषण साहब ने कमेंट किया ट्विटर पर, तब ये न्यूज में था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया, तब ये न्यूज में आया, और फिर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो लगभग 3 बार तो मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। तो इस तरीके से रिवीजन भी आप लोगों का होता रहता है। इसलिए बोलता हूं कि लेक्चर जो है खासकर जो करंट अफेयर वाला है, बेसिक चलते रहता है, स्टैटिक भी रहता है। यहां पर ये स्टैटिक पोर्शन आ गया, तो सारी चीजें कवर होती रहती है, पर आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। कॉन्टिन्यूअस लेक्चर सुनेंगे तो कई सारी चीजें आप लोगों को याद होती चली जाएंगी, उनमें आप लोगों को कोई ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात करें तो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, सिविल और क्रिमिनल की कैटेगरी में। तो जो सिविल कंटेम्प्ट है यहाँ पर, ये एक तरीके से अगर कोई डिसोबे करता है विलफुली, यानी कि कोर्ट ने बुलाया और उसने जाने से मना कर दिया कि भैया मैं नहीं आ रहा हूं, ठीक है। जैसा भी याद होगा आप लोगों को, कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था, एक पर्टिकुलर गांव था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके एक बंदे के द्वारा कोर्ट के खिलाफ कुछ शब्द बोले गए, ठीक है, उसके खिलाफ इशू जारी कर दिया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वो बंदा नहीं गया, पुलिस फिर बाद में चलकर काफी वेट कर पुलिस भेजी गई, वो आ गया। कोर्ट ने पूछा क्यों भैया आप क्यों नहीं आए, तब आपको बुलाया गया? तो उसने सीधा सीधा बोला कि मेरे पास में पैसे नहीं थे कि मैं यहां पर आ सकूं। तो कंडीशन ये समझाने की कोशिश वहां पर की गई थी कि उस टाइम पर जज जो थे वो काफी लिबरल हुआ करते थे। उसने बोला ठीक है, जज ने बोला चलो कोई नहीं, तो थोड़ा सा उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया। फिर बोला घर कैसे जाऊं, मेरे पास में पैसे नहीं है कि घर जाने के लिए भी, तो वहां पर फिर पैसे देकर उसको छोड़ा गया। तो ये दिखाने की कोशिश की गई थी पहले जो जज थे वो कितने लिबरल हुआ करते थे, पर लेकिन आज की डेट में जो जुडिशरी है वो एक अलग डायरेक्शन में चल रही है। पहले जज थे अपने आप को लाइमलाइट में लाना पसंद नहीं करते थे, आज की डेट में ये काफी फ्रीक्वेंटली चीजें देखने को मिलती है। जब से सोशल मीडिया है, हर एक अपने आप को सेलिब्रिटी की तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। जुडिशरी की बात नहीं की जा रही, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, ये कंडीशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब यहां पर सिविल के बारे में बात करते हो, सिविल के बारे में ये हो गया डिसोबे कर रहा है, विलफुली ब्रीच कर रहे हैं, ये तो यहां पर इस टाइम पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ सिविल कंटेम्प्ट है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है? ये होता है एक तरीके से अगर कोई वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न में या फिर कोई साइन सिंबल को इस तरीके से आप लोग यानी कि एक तरीके से स्कैंडलाइज कर रहे हैं, या जो कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको एक तरीके से बेइज्जती करने की उसकी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो उस टाइम पर यहां पर क्रिमिनल कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, अगर यहां पर प्रेजुडाइज या फिर इंटरफेयर आप लोग इंटरफेयर कर रहे हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग में, तब आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि कोई केस चल रहा है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जो जस्टिस है उसमें आप लोग कोई किसी तरीके का इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये सारी कैटेगरी जो है इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट आता है। तो प्रशांत भूषण साहब के ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी लगाई गई है। तो यहां पर 6 मंथ तक का यहां पर ये इंप्रिजनमेंट और फाइन लगाया जा सकता है। तो यहां पर इनको फाइन देखने को मिला और इंप्रिजनमेंट देखने को मिला। तो ये इसके चलते यहां पर ये जो आर्टिकल था ये यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। तो इसी के बारे में यहां पर ये कुछ बातें डिस्कस की जा रही हैं। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर इसके बारे में कुछ लिखने के लिए आता है या फिर इंटरव्यू में आप लोगों से कहीं पूछा जाता है क्या बोलता है कि क्या नहीं होगा, यानी कि व्हाट इज नॉट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या नहीं होगा। अगर कोई फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग करता है प्रोसीडिंग की, यानी कि एक तरीके से ये नहीं होता कि हाँ जज केस ये चल रहा है, हाँ भैया इस तरीके से उसको दिखाया जा रहा है, तो वो यहाँ पर इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर कोई फेयर क्रिटिसिज्म करता है, यानी कि हाँ भैया इस तरीके से नहीं इस तरीके से भी इसको किया जा सकता था, अगर कोई ऐसा क्रिटिसिज्म करता है, कोई नेगेटिव शब्द ज्यादा यूज नहीं करता है, तो उसको भी यहाँ पर एक तरीके से इस कैटेगरी में डाला जाएगा। पर लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कई बार गलत तरीके से यूज किया जाता है डिफेंस करने के लिए, ताकि जो कोर्ट की एक तरीके से अगर कुछ अंदर गड़बड़ी भी चल रही है उनको छिपाने के लिए भी कई बार इसका यूज किया जाता है, यानी कि मिसकंडक्ट अगर कोई रहता है उसको हाइड करने के लिए भी इसका कई बार यूज किया जाता है। एक्ट जो था ये अमेंड किया गया 2006 में और इंट्रोड्यूस किया गया कि इसको पब्लिक इंटरेस्ट में यूज किया जाए। पर लेकिन ये चेक करने कौन आ रहा है? चेक करने वाले भी वही हैं और इंप्लीमेंट करने वाले भी वही हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि एग्जैक्टली क्या चलना चाहिए। तो ये भी आप लोग आइडिया रखेगा, कई बार इस तरीके की बातें आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है। या फिर क्रिटिसिज्म अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, एक फेयर क्रिटिसिज्म, तो आप लोग यहां पर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आप लोगों को पता है हम लोगों ने अभी यहाँ पर कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए थे इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट जो है वो हमारे साथ में कनेक्ट रहता है, अगर हम लोग उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो ये इनडायरेक्ट वे में हम लोगों को काफी नुकसान पहुंचाएगा, जिसकी भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में आप लोग याद रखेगा। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है, अगर आइडियोलॉजिकली या फिर पॉलिटिकल लेंस से हम लोग देखेंगे तो ये हमेशा नाश करेगा, यानी कि पॉलिटिकल एंगल से अगर आप लोग देखेंगे वो हम लोग क्या सोचेंगे, वो डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और डेवलपमेंट को एक तरीके से बढ़ाने के लिए वो इन्वायरमेंट को बर्बाद करेंगे, तो इन्वायरमेंट को साइड में रखा जाएगा। तो पॉलिटिकली जो इन्वायरमेंट है वो एक तरीके से अनप्रोडक्टिव और अनएक्सेप्टेबल यहाँ पर चीज आप लोग को देखने को मिल रही है। इसीलिए हमारी कंट्री की जो रैंक है, कल हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के बारे में जाना, आज की डेट में जो यहाँ पर बात कर रहे हैं ये इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए डायरेक्ट कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को बताई जाती हैं, तो लंबे समय तक आप लोग इनको याद रख पाएंगे, ठीक है। ये बताइए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। और जो इंडिकेटर मैंने आप लोगों से पूछे थे तो उनमें से किन्हीं भी 4 इंडिकेटर का नाम रखिए, बताइए। और हमारी कंट्री की जो रैंकिंग है पास्ट में अगर बात करें पिछले 4 साल में कितनी देखने को मिली है वो आप लोगों को बताना है।
एक और बात यहाँ पर कई सारे बच्चों के द्वारा बोली गई, सर बीच में क्वेश्चन पूछा करो और फिर उनके आंसर अगले दिन बताया करो, तो ये भी मुझे अच्छा पॉइंट लग रहा है। इससे आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दिया करेगा उसका नाम अगले दिन मैं बताया करूंगा कि हाँ इस बच्चे के द्वारा अच्छे से आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं उनके आंसर आप लोगों को सबको देने हैं प्रोडक्टिव तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें अच्छी है, एक खासकर आप लोगों की एंगेजमेंट बढ़ाती है और आप लोग एक तरीके से अलर्ट होकर फिर यहाँ पर लेक्चर को सुना करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से आंसर दे पाए, ठीक है। और लंबे समय तक याद रखेंगे, अगर एक बार चीजें आप लोग लिख लेते हैं ना फिर आप लोग उनको भूलेंगे भी नहीं। तो ये आप लोगों से जो बातें पूछी गई हैं इनका आंसर आप लोगों को देना है, ओके। इसी के साथ में बात की जा रही है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में 2020। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 168 कंट्री में से यहाँ पर 168 आउट ऑफ 180 कंट्री जो रैंक देखने को मिली। पास्ट में अगर आप लोग बात करते हैं तो 2006 की बात की जा रही है, इसमें 118 थी, 2023 123 थी, 2014 155 थी, 2018 177 रैंक हमारी देखने को मिली। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि नीचे से टॉप कर दिया गया था 2018 में। अभी यहाँ पर जो रैंक निकल कर आ रही है उसमें 168 रैंक है हमारी। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी कंट्री में इन्वायरमेंट पर हम लोग कितना फोकस दे रहे हैं। केरला के अंदर हम लोगों ने भी देखी चीजें, केरला के अंदर लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो इन्वायरमेंट को हम लोग बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि इन्वायरमेंट हमसे बिलोंग ही नहीं करता है। इन्वायरमेंट कोई अलग ग्रह से आई हुई चीज है, इन्वायरमेंट को तो बस ऐसे ही छोड़ दीजिए, अपने आप काम करते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वाली प्रवृत्ति में हम लोग चलना स्टार्ट हो गए हैं कि इन्वायरमेंट जैसी कोई चीज होती नहीं है, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज कोई होती नहीं है। इन्वायरमेंट नहीं, क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो अपने आप ठीक कर लेता है। तो वो वाला पैटर्न अगर हम भी फॉलो करने लगेंगे तो फिर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या ये सही है या फिर गलत है। इन्वायरमेंट जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? तो येल यूनिवर्सिटी, तो येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर, ये है इंटरनेशनल अर्थ साइंस जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, इसके द्वारा ये कोलैबोरेट करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ज्वाइंटली रिसर्च सेंटर ऑफ यूरोपियन कमीशन। तो ये मिलकर बेसिकली यहाँ पर इसको तैयार करते हैं। अगर इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाए, मेनली कौन है यहाँ पर? येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया कोलैबोरेट करते हैं बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं जब ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो ये इंडेक्स जो प्रस्तुत किया जाता है, ये इंडेक्स यहाँ पर बताता है कि इन्वायरमेंट को लेकर कोई पर्टिकुलर कंट्री जो है वो कितना सीरियस है, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर देखी जाती है। तो फिलहाल का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, अभी ये जो इन्वायरमेंट जो हमारी कंट्री की जो रैंक आई है 168, ठीक है, तो ये कौन से नंबर का एडिशन है ये आप लोगों को बताना है। यानी कि जैसे 11वां एडिशन, 12वां एडिशन, 13वां एडिशन, 14वां एडिशन, तो ये आप लोगों को बताना है 2020 में जो अभी प्रस्तुत किया गया है ये कौन से नंबर का एडिशन है, ठीक है। जैसे लक्ष्मीकांत का बोलते हैं 5th एडिशन, 6th एडिशन, तो कौन से नंबर का एडिशन है ये आप लोगों को बताना है क्वेश्चन की फॉर्म में। तो यहां पर टोटल मिलाकर 32 इंडिकेटर यूज किए जाते हैं इनके द्वारा, जो कि अलग अलग तरीके से चीजों को चेक करते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है, और उसके बाद में यहां पर ये इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं जिसमें देखने को मिलता है कि क्या सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या फिर कोई चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्या चीजें प्रॉब्लम में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो बैलेंस बनाने की जरूरत है किसके बीच में? इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग अपनी कंट्री में देखें तो हम लोग को बैलेंस बनाने की जरूरत है, प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है, और इसी के साथ में इंटरनेशनल जो इंडेक्स है, नोट सम इंटरनेशनल अगर बात करें जो इंटरनेशनल इंडेक्स है तो उनमें हमारी जो रैंक आप लोगों को देखने को मिल रही है काफी लो है, तो उसको भी हम लोग इंप्रूव तभी कर पाएंगे जब ये एक बैलेंस हम लोग बना पाएंगे। इंपैक्ट जो है वो कई बार जैसे कि आप लोग स्मोक देख सकते हैं, धूल आती है, एक वो नहीं होता, धुआं टाइप का रहता है जब सर्दियां होती हैं, सूरज दिखना मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ में पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, इवन नॉर्थ इंडिया के अंदर काफी लार्ज स्केल पर, जब दिल्ली रहती है उसके आसपास में हाहाकार हो जाता है कि भैया पोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक बार तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पर हमारी कंट्री में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे थे बोला जाता है कि उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा, पोल्यूशन काफी ज्यादा इंडिया के अंदर, इसलिए आने से मना करते थे वो कई बार, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें भी सुनने में आती हैं जो मीडिया हाउसेस की साइड से निकालकर लाई जाती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो ये है कि इफेक्टिव अगर हमारी कंट्री में देखें प्रिंसिपल अगेंस्ट द सोर्स लाइक इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो हमारी कंट्री में कोई ऐसे प्रिंसिपल नहीं है ताकि इंडस्ट्रीज को ढंग से टैकल करके चल सके। इसी के साथ में एग्रीकल्चर में जैसे स्टेबल बर्निंग होती है, यानी कि घास फूस जब जलाया जाता है उसके खिलाफ यहाँ पर कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं यहाँ पर ये पब्लिक यूज के लिए अगर बात करें जैसे कि वेक्यूलर या फिर हाउस होल्ड जो सोर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। गवर्नमेंट को एक अच्छी स्टेप उठाने की जरूरत है ताकि अगर कोई वॉयलेट करता है यहाँ पर तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके, पर गवर्नमेंट खुद ही उन चीजों को एक तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। खुद ही गवर्नमेंट इसका भागीदार बना हुआ है कि हाँ करो ये काम तो अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो फॉरेस्ट जो है पहले स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, यानी कि जो फॉरेस्ट है पहले स्टेट लिस्ट में आता था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे एजुकेशन के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, पहले स्टेट के अंदर आता था फिर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो क्वेश्चन पूछूंगा जो पास्ट में आप लोगों को
आपको पढ़ा चुका हूं ताकि रिवीजन आप लोगों का होता रहे, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। प्राइमरी जो कंसर्न है यहाँ पर वो फिर से सोचने की जरूरत है इसके बारे में, क्या चीजें ऐसी चलेंगी या फिर हम लोग को सुधारनी है, आगे चीजों को ढंग से पैटर्न में लेकर चलना है। कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर और बोल सकते हैं, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री होगी, पॉपुलेशन प्रेशर हो गया। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें जो फॉरेस्ट को चेंज किया जाता है कल्टीवेशन लैंड में, यानी कि एक तरीके से जो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसी के साथ में जो फॉरेस्ट रीजनरेशन की जो बात की जाती है उसके लिए कोई टाइम ही नहीं निकाल पा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हाउस होल्ड जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उनके में टिम्बर का यूज काफी बढ़ता जा रहा है। तो निर्मल गंगा के बारे में जब बात करते हैं ना, अगर जीरो डिस्चार्ज होगा पानी का, गलत तरीके का जो सीवरेज वगैरह इनके गंदा पानी मिलाया जाता है उसको रोकेंगे तभी अचीव कर पाएंगे अविरल, यानी कि अच्छे से धारा बहती रहे, वो भी हम चीजें। तो बैलेंस बनाना जरूरी है सब चीजों के बीच में, तभी हम लोग यहाँ पर इन्वायरमेंट और पॉवर्टी में भी एक बैलेंस बना पाएंगे। और इन सबको जब आप लोग कनेक्ट करेंगे तभी आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट है टोटल, इनमें से गरीबी सबसे ऊपर रखा गया, भुखमरी दूसरे नंबर पर और हेल्थ तीसरे नंबर पर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चौथे नंबर पर, जेंडर इक्वलिटी पांचवें नंबर पर। तो ये सारे आपस में कोरिलेटेड है, गरीबी मिटेगी तो भुखमरी मिटेगी, और भुखमरी मिटेगी तो हेल्थ अच्छी रहेगी, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो एजुकेशन हो पाएगी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हैं, तो ये हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तो तभी हम लोग सिचुएशन को आगे लेकर चल पाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट ये छोटा सा आर्टिकल जो है यहाँ पर ये बात कर रहा है सीएसएफ के बारे में। अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर आप लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं तो सीएसएफ के जवान वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हुए मिलते हैं। तो इसी के चलते जो आर्टिकल में बात बताई गई है वो ये बताया गया है कि सीएसएफ के जवान जो हैं वो कई बार गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं। उनको वहां पर एक तो सबसे बड़ी बात ये बोली गई है कि सारे सीएसएफ के जवान जो है उनको कम से कम 2 लैंग्वेज आनी चाहिए, ये ट्रेनिंग में उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए जो सीएसएफ की ट्रेनिंग कराई जाती है। एक तो उनको इंग्लिश आनी चाहिए और दूसरी जो खासकर हिंदी, ये 2 लैंग्वेज उनको कंप्लीट आनी चाहिए। कई बार क्या होता है, एक तरीके से मान लीजिए अगर कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो साउथ इंडिया का है जो हिंदी नहीं समझता है, कई बार सीएसएफ के जवान आपस में होने थे कि एक तरीके से बात करने लगते हैं, कुछ भी ऐसा जो कि उसकी समझ में ना आए, तो कई बार ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। तो उन सब चीजों को सुधारने की जरूरत है। अभी ऐसा केस देखने को मिला है यहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर, तो तभी यहां पर ये चीजें देखने को मिली कि साउथ जो सीएसएफ के जवान हैं उनको इंग्लिश के बारे में फोकस देने की बात की जा रही है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है अगर सिचुएशन को थोड़ा सुधारना है तो, ठीक है। तो यहां पर ये आर्टिकल में बातें बताई गई हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वही है कि इंग्लिश को थोड़ा सा प्रेफरेंस देने की बात यहां पर की गई है। ओके, और इसी के साथ में काफी दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं, हमारी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो प्रणब मुखर्जी जी थे वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। जब मैं आप लोगों को कल पीआईबी वाली वीडियो डिस्कस कर रहा था उस टाइम पर भी, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मुझे उस टाइम पर भी जब मैंने आप लोगों से बातें की थी तो मुझे लग रहा था कि यहाँ सिचुएशन कुछ बिगड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बोला गया था कि बस हाँ स्टेबल बने हुए हैं और डीप कोमा के अंदर हैं, तो वहीं से ही कंडीशन समझ में आ रही थी। तो ये भारत रत्न भी इनको मिला हुआ था, हमारी कंट्री के 13th प्रेसिडेंट 2012 से लेकर 2017 तक ये एक तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि एक तरीके से एक ऐसे लीडर जिनको आप लोग बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल एंगल से ऊपर उठकर भी अपने कोई विचार रखने होते थे तो ये रखते थे। तो इसलिए एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हैं। तो हमारे बीच में नहीं रहे, इनकी आत्मा को शांति मिले। आइए अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कैसा लगा लेक्चर ये आप लोग जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और फिर से सजेशन आप लोग दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस यही सजेशन है, आगे भी इंप्लीमेंट होते रहेंगे जो जो चीजें रहेंगी, ठीक है। जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया यूएसए के द्वारा पहला, दूसरा यहाँ पर बोला गया ये, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर डी, यानी कि दोनों इनकरेक्ट है। सबसे पहले फ्रांस के अंदर लाया गया जीएसटी, और दूसरे नंबर पर यहां पर जो क्वेश्चन था स्टेटमेंट, ये बिल जो है वो 122वां है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101वां है, और 1 जुलाई को जीएसटी डे हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। बाकी अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग इसकी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। 1,15,000 से ज्यादा मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं। आप लोगों को अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है लेक्चर का तो भी आप लोग यहां पर पार्ट बन सकते हैं। ट्विटर पर भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, और वो कैंपेन जो है आप लोगों को ट्विटर पर चलाना है, जिसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई थी मैंने, जो कि यहां पर आप लोग वीडियो पर क्लिक कर भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर बेसिकली आप लोग को सपोर्ट करना है जो भी एग्जाम से रिलेटेड यहां पर एक तरीके से अनसर्टेनिटी चल रही है। इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर टाइम मिलेगा तो किसी को पढ़ा दीजिए। तो यहां से एक तरीके से बोलते हैं ना कि कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग द अनदर कैंडल, तो इस तरीके से भी आप लोग लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।